नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। किरण बेदी की बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा होने के बाद से दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है। किरण बेदी न सिर्फ पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं बल्कि अन्ना आंदोलन की एक अहम कार्यकर्ता रही हैं और अब ये पूरी जंग जो है वो केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी ही नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी अभी तीसरे स्थान तक ही सिमटती लग रही है, लेकिन फिर भी स्टेक्स हाई हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी। सवाल ये है कि दोनों लोग जो कि ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता बने उसके बाद और फिर बने नेता, अन्ना आंदोलन की ही ये दोनों पैदावार हैं। क्या यही अन्ना आंदोलन की परिणति है, कल्मिनेशन है, या अन्ना आंदोलन का अंजाम यही है? यहाँ से कहा जाता है ऐसे आंदोलनों का भविष्य और साथ ही भारतीय राजनीति की दिशा क्या इससे तय होती है? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट महत्वपूर्ण प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, अन्ना आंदोलन के उत्पाद कहें, उन्हें प्रोडक्ट कहें, पैदावार कहें, इन्होंने तब सभी ने जो है जिस तरह से राजनीति का दामन थामा है, इसके बाद से किस तरह से ये जो आंदोलन है वो आगे की दिशा तय करेंगे। और खासकर सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या जो जनता है, जो वोटर है दिल्ली का, उसके लिए ये किस तरह का संकेत है? क्या वाकई महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से ये पूरी शख्सियतों का, पर्सनैलिटीज़ का जो क्लैश नज़र आ रहा है, क्या उनके लिए कोई बेहतर चीज़ भी साथ में लेकर आ रहा है? मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं कई, जो कि खासकर तीनों जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मैदान में, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं और एक पत्रकार भी मौजूद हैं। मेरे साथ हैं सबसे पहले आलोक शर्मा जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, अमन सिन्हा है स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आतिशी मरलीना है स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी की, और संजय सिंह हैं पॉलिटिकल एडिटर हैं firstpost.com के। स्वागत है सभी लोगों का। संजय, अगर मैं एक न्यूट्रल वॉइस से शुरुआत करना चाहूँ इस वक्त, तो जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, हमने और आपने कभी अंदाज़ा शायद नहीं लगाया था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक आंदोलन है, ये एक जो एंटी स्टैब्लिशमेंट जो गुस्सा है जो सड़कों पर नज़र आ रहा है फिलहाल, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए हूबहू जेपी आंदोलन की तर्ज पर जिनके जितने उत्पाद हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में नज़र आएंगे। फिलहाल आपको कैसी तस्वीर नज़र आ रही है? क्या वाकई यही कल्मिनेशन है अन्ना आंदोलन का? देखिए अरफा, कोई भी आंदोलन जो होता है वो टाइम बार्ड और इशू स्पेसिफिक होता है। अन्ना आंदोलन अपने आप में एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट, शायद आपने जेपी मूवमेंट का जिक्र किया, उसके बाद का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया का एक आंदोलन था जिसमें लोग भावनाओं के साथ जुड़े और लोग वहाँ अपने आप उस मंच पे आए और जुड़े रहे। दूसरी चीज़ ये है कि उस आंदोलन की सबसे बड़ी अगर जो अचीवमेंट है वो दो चीज़ है, एक करप्शन को पॉपुलर साइकी में लाना और दूसरा वोटर को कॉन्शसनेस जगाना कि वो जाए और वोट करे एक ऐसे पार्टी के लिए या एक ऐसी सरकार बनाने के लिए कोशिश करे जो साफ सुथरी हो। ये कॉन्शसनेस लोगों के अंदर ड्राइव की। देखिए पिछले बार जो अरविंद केजरीवाल को इतनी सीटें मिली वो उसी का एक नतीजा था। इस बार का जो दिल्ली का चुनाव है ये बड़ा इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है, जिसके लिए आप वो करें जैसा आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्टरी उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस ये किरण बेदी, मतलब किरण वर्सेस केजरीवाल का ये इलेक्शन वो टर्न जिस तरह से हो रहा है। कांग्रेस इसमें सच पूछिए तो इलेक्शन के गेम में उस तरह से है ही नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन हो गया है और कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई इसमें लड़ रही है। बाकी दोनों के लिए ऑब्वियसली वो पावर के लिए लड़ रहे हैं और उनके लिए, दोनों के लिए प्रेस्टीज का इशू है, शायद सर्वाइवल का भी है। इशू ये है कि मूवमेंट से अगर कोई पार्टी निकल करके आती है तो उस पार्टी की एक छवि वो बनती है। दूसरी पार्टी जो है बीजेपी, वो उस मूवमेंट को किरण बेदी को लेकर के आकर के, या केंद्र में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ वो भी उन्हीं इश्यूज को लेकर के आए जिन इश्यूज को अन्ना आंदोलन वो बात कर रही थी। अन्ना आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन अगर आप पूरा उसकी परिणति देखेंगे तो कल्मिनेशन तो वहाँ नहीं है, लेकिन अन्ना आंदोलन की छाप जो है वो चारों ओर या उसके पदचिन्ह जो हैं वो दिखते हैं। जी, और संजय इस बीच जो है वो खबर ये भी आ गई है कि अन्ना ने भी इस बात पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। पहले भी वो खबरें आनी थी कि वो किरण बेदी का फोन उठाने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के भी पॉलिटिक्स में आने पर वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि वो जो राजनीति की जो गंध है उसमें दाखिल नहीं होना चाहते। देखिए अन्ना के पार्ट पे ये फेयर है, क्योंकि अन्ना की एक इमेज रही है और अन्ना उसी इमेज को लेकर के, अन्ना जब आए थे तो एक उस उम्र का आदमी जो 70 प्लस 80 के क्लोज का आदमी हो, वो यूथ को इस तरह से मोबिलाइज करता है, हर सेक्शन के लोगों को इस तरह से मोबिलाइज करता है। तो अन्ना का जो अपना भरोसा है या अन्ना के प्रति लोगों का जो भरोसा है, उनके लोग भले ही टूट गए, जो लोग उनके दाहिने बाएं आसपास दिखते थे, कुछ लोग, मतलब वीके सिंह वहाँ सरकार में हैं, किरण बेदी अगर जीतेंगी तो मुख्यमंत्री होंगी, केजरीवाल जीतेंगे तो फिर से मुख्यमंत्री होंगे, ये लोग मतलब राजनीति में आ गए हैं। लेकिन अन्ना
के शायद दिल में तो ये जरूर दर्द होगा कि मैंने जिन लोगों को खड़ा किया, मेरे साथ जो लोग आगे निकल करके आए, अन्ना फिर से अकेले हैं अपने गांव में। बिल्कुल। अमन सिन्हा, कहीं ना कहीं जो वोटर है आपका वो कई सवाल पूछ रहा है। पहले महत्वपूर्ण सवाल ये पूछ रहा है कि अब तक जो आपने चुनाव लड़े वो नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर लड़े, उनके नाम पर लड़े, लेकिन पहली बार कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास हिला और आपको एक और मजबूत चेहरे की, मजबूत नाम की जरूरत पड़ी और किरण बेदी में वो आपको नजर आया। पहली बात, ऐसा क्यों? दूसरी बात कि क्या किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल कहीं ना कहीं ये अन्ना आंदोलन के दोनों प्रोडक्ट, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई दोनों छवियां, ये तो सिर्फ आम आदमी पार्टी का चुनाव हो गया, इसमें बीजेपी का क्या है अब? आरफा जी, पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी प्रदेशों में जो चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, अपना अभी तक का सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। और दिल्ली में भी हम लोगों ने एक रणनीतिक तौर पे फैसला किया कि यहाँ पे श्रीमती किरण बेदी जी का नाम प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम के लिए। वो देश की एक जानी मानी शख्सियत है और जनता का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। और जहाँ तक अन्ना आंदोलन की बात है, जैसा हमारे मित्र संजय जी ने बताया, कोई भी आंदोलन इशू स्पेसिफिक होता है। अन्ना आंदोलन का इशू लोकपाल था। यूनियन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से पास हो गया है, वो अपने के प्रोसेस में है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, अगर देश का सबसे अच्छा लोकपाल लोकायुक्त एक्ट कोई लेके आया तो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार लेके आई। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी ने उस समय जब वो सत्ता में आए उत्तराखंड में, तो उन्होंने उसको रिपील किया। और आम आदमी पार्टी भी उस समय एक मूक दर्शक ही बनी रही, जो अपने आप को लोकपाल मूवमेंट की पैदाइश बताती है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। कौन सा सवाल? मैंने ये पूछा कि इसमें अब बीजेपी का क्या है? दोनों जो चेहरे हैं वो अन्ना आंदोलन की उपज हैं। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, अन्ना आंदोलन से आइडेंटिफाई होते हैं। जो अन्ना आंदोलन का इशू है उसको भी हम लोग एड्रेस कर चुके हैं। हम लोग जहां पे अपने प्रदेशों में रहे, उत्तराखंड में हम लोगों ने सबसे पहले जो लोकायुक्त एक्ट बनाया उसकी तारीफ स्वयं अन्ना हजारे ने की और कहा कि ये मॉडल स्टैट्यूट है। और यहाँ पे भी लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट पास हो गया है और इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में। इलेक्शन का जो पूरा जहां तक इस बार है, जहां तक आपका ये प्रश्न है, खिलाने वाली पार्टी होगी, खेलने वाली नहीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, खुद खिलाड़ी नहीं। आप अगर देखें चुनाव के जितने भी परिणाम हुए लोकसभा के बाद भी, तो बीजेपी अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते जा रही है। और जितने भी प्रदेश चुनाव हुए, जैसा मैंने बताया, किन शर्तों पे? क्यों? जनता का हमको व्यापक समर्थन मिल रहा है अपनी शर्तों पे, अपने मैनिफेस्टो पे। आज दिल्ली की बात करते हैं खाली। दिल्ली के लिए हमारा एक विजन है, हम लोग मैनिफेस्टो लेके आएंगे, वो सबके सामने होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अपने भाषण में कई इंपॉर्टेंट चीजें इंगित की। हम लोगों ने कहा कि हम बिजली की दरें जो हैं उसको और घटाएंगे। हम लोग वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव और एक फ्री जो है वहाँ पे कि ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मोनोपोली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की, उसको तोड़ेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को। किस चीज का कॉन्फिडेंस? आपको एक बाहरी चेहरे की जरूरत पड़ी इतनी जल्दी में? बिल्कुल कोई बाहरी चेहरे की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अब 10 करोड़ भारतीयों की पार्टी होने जा रही है और स्वाभाविक है कि नए लोग जुड़ेंगे, पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व की तरफ आकर्षित होकर नए लोग जुड़ेंगे और कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। और जो हमारे लोग हैं वो भी सब लोग काम कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा में जुड़ के वो लोग पार्टी की विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई अंतर विरोध नहीं नजर आता आपको। आतिशी, फिलहाल देखिए कि पार्टियां बदलने से बिल्कुल आइडियोलॉजीज बदल रही हैं। किरण बेदी फिलहाल ये कह रही हैं, जो कल तक गुजरात दंगों का हिसाब किताब मांगनी थी नरेंद्र मोदी से, वो उन्होंने ये कहा है फिलहाल की वेरी नेशनलिस्ट पार्टी है, काफी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस के लिए उन्होंने कहा है कि वेरी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। खैर, ये बताइए कि क्या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो एक हफ्ते पहले तक काफी मजबूत नजर आ रही थी, बीजेपी ने, क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छी एक गोटी खेलकर कहीं ना कहीं आपके ही से जो आइडेंटिफाइड लोग थे उन्हें आप ही के खिलाफ खड़ा करके एक जो कहा जाता है कि ऑपोजिशन का एजेंडा को ऑप्ट कर लेना, क्या बहुत ही कामयाब तरीके से बीजेपी कर पाई है? एक्चुअली मुझे तो लगता है रिवर्स है। मुझे तो लगता है कि ये जो बीजेपी की मूव हुई है, उनका आम आदमी पार्टी से जो डर है, उनका जो इलेक्शन में जाने का एक नर्वसनेस है, उसे झलकाता है। वरना एक अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए आपको एक प्रधानमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, 400 सांसद, शाजिया इल्मी, किरण बेदी, विनोद कुमार बिन्नी की आवश्यकता क्यों पड़ती? दूसरी बात, जो वो किरण बेदी को लेकर आए हैं चुनाव से 20 दिन पहले, वो भी आप देखिए, भाजपा जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है उसमें एक बहुत मुश्किल मूव है और खुद ही हमने देखा उसका कितना ऑपोजिशन हुआ है। कल कई प्रकार के दृश्य देखने को मिले थे। जो वो लेकर आए हैं एक नया नेतृत्व चुनाव से 20 दिन पहले,
ये दिखा देता है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को भी अपनी स्टेट यूनिट पर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सके, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके नेतृत्व में कोई भी साफ छवि का व्यक्ति नहीं है। उनकी स्टेट लीडरशिप पर भी सतीश उपाध्याय पर, आशीष सूद पर आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि खुद उनका नेक्सस निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साफ छवि के आदमी को लाने में कामयाब रही पार्टी। हम मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि किरण जी की एक साफ छवि है और इसलिए हमने उन्हें राजनीति में उनका स्वागत भी किया था, सीएम की उम्मीदवार बनने पे कांग्रेचुलेट भी किया था। पर ये तो एक सवाल है कि क्या किरण जी भाजपा में जो भ्रष्टाचार है, भाजपा में जैसे वो खुद ही कई चीजों पे बात करती आई हैं कि पार्टीज को आरटीआई के तहत होना चाहिए, फंडिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इन सवालों पर क्या वो भाजपा को बदल पाएंगे? लेकिन एक जो मुद्दा अभी अमन जी ने उठाया है उस पर भी मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी, लोकपाल की बात पर। हालांकि वो ये कह रहे थे कि उत्तराखंड में उनकी सरकार ने एक सशक्त लोकायुक्त पास किया, पर मैं उनको ये भी याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट तक गए थे गुजरात में लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। गुजरात में जितना वीक लोकायुक्त गुजरात में था, गवर्नर थे जितना वीक लोकायुक्त गुजरात में था उसके बारे में आप कोई भी एनालिसिस देख लीजिए। तो इसलिए हम उस पॉइंट पे ना तो अपनी पार्टी को डिफेंड करें। दूसरी बात, जो नेशनल लेवल पर भी लोकपाल पास हुआ जब आम आदमी पार्टी 28 सीट दिल्ली विधानसभा में लेकर आई, उसके बाद होड़ लग गई सब पार्टियों में दिखाने के लिए, नहीं जी हम लोकपाल को सपोर्ट करते हैं, हम उसे लेकर आ रहे हैं। उससे पहले एक साल के लिए ठंडे बस्ते में पड़ा। यानी आप ही कह रही हैं आतिशी कि आपके मूवमेंट ने और पार्टी ने कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेटिंग का काम किया। नहीं, वो बात ठीक है, आपने एजेंडा सेट किया, लेकिन इस बार आपके पास ना तो कोई इतना बड़ा मुद्दा है, ना ही लोकपाल की कोई बात है। बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर बात हो रही है और इसके अलावा छोटे मुद्दों का भी हम जिक्र कर छोड़ दें, आम जनता के लिए जाहिर है वो हमेशा बड़े मुद्दे रहेंगे, लेकिन जो पर्सनैलिटी का क्लैश है कहीं ना कहीं बीजेपी ने, आपको लगता है कि शतरंज की जो एक ये गोटी खेली है आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं, दोनों आप ही के लोग, आप ही के मूवमेंट से निकले हुए हैं, तो एक ये जो इंटरनल फाइट है वोटर को कम से कम कंफ्यूज तो करेगा। देखिए, एक तरह से भाजपा ने ये दिखाई दिया है कि अरविंद केजरीवाल से लड़ने के लिए उन्हें अब अरविंद केजरीवाल के फॉर्मर कॉलीग्स की आवश्यकता है। उन्हें अपनी पार्टी की लीडरशिप पे तो अरविंद केजरीवाल पे लड़ने से भरोसा नहीं। लेकिन राजनीति में सब जायज है। लेकिन मैं उस पर यह कहूंगी कि हम ये चाहेंगे कि जो नेतृत्व भाजपा ने प्रस्तुत किया है, हम चाहेंगे कि किरण बेदी जी वास्तव में दिल्ली के मुद्दों पर बात करें कि उन्हें क्या लगता है कि क्या 30% बिजली के दाम वो करेंगी, कैसे करेंगी, क्योंकि आज तो भाजपा उस मुद्दे से मुकर रही लगती है। क्या जो भाजपा के लीडर्स के कमेंट्स आए हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, तो क्या किरण बेदी उसे एंडोर्स करती हैं? क्या किरण बेदी उसे एंडोर्स करती हैं कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए? क्या किरण बेदी जी को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर अपने वक्तव्य बदलने होंगे, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि आरएसएस जो है वेरी नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत राष्ट्रवादी, तो शायद जाहिर है शायद वो बदलना पड़ेगा, तो शायद वो डिफेंड करना पड़ेगा। आप इसका भी जवाब दीजिए। देखिए, लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, आप इनकी बात का भी जवाब दीजिए। उन्होंने कई फैक्चुअली और लीगली इनकरेक्ट बातें कही, जिसका मुझे लगता है कई बातों का जवाब देना भी व्यर्थ है। और ये जो अरविंद केजरीवाल जी का महिमा मंडन कर रही थी कि बड़े शक्तिशाली हैं, प्रधानमंत्री, सारे सांसद आगे लड़ने को, क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को चेहरा बना के लोकसभा चुनाव लड़ी और उन्होंने जमानत जब्त करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 420 से ज्यादा सीटों पे इन्होंने जमानत जब्त करवाई और अब ये आ रहे हैं और अपने आप को बस ये लोग, ये अरविंद केजरीवाल जी मैं समझ गया, वो डेस्परेट हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। पहले जब यहाँ पे थे कहे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, फिर बनारस चले गए प्रधानमंत्री बनने के लिए, अब वहां से रिजेक्ट हो गए, दोबारा मुख्यमंत्री बनने आ गए। आपकी डेस्परेशन में समझ सकता हूं, पर किसी भी डेस्परेशन में आप अगर कंपेयर करने लगेंगी और अगर आप इस इल्यूजन में अगर आप जी रही हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी इतनी बड़ी शक्ति हो गए हैं कि उनको डिफीट करने के लिए जिनको जनता ने इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट किया, जब जनता ने अपना फैसला सुना दिया तो मुझे नहीं लगता किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं आपको बता सकता हूं आरफा जी की जो 1 साल तक यहाँ पे सरकार नहीं रही, उसकी जिम्मेवार आम आदमी पार्टी है
और जनता आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को वोट देके अपना वोट नहीं खराब करेगी। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत है, हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक के वापस आते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट जो महत्वपूर्ण है कि सरकार जो साल भर से दिल्ली में नहीं थी, उसके लिए भाजपा और कांग्रेस जिम्मेदार, चलिए ठीक है, क्योंकि उन्होंने चुनाव होने नहीं दिए। बहुत हमने तो जब रेजिग्नेशन दिया था, चलिए जनता तय कर लेगी। आलोक शर्मा मेरे साथ देने के बाद एलजी को चिट्ठी मैं वापस आती हूँ, मैं वापस आती हूँ। सरकार बनाना चाहते हैं। मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मैं दोनों आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि जो मुद्दा है डिस्कशन का हम उसी पर रहे तो अच्छी बात होगी। आलोक शर्मा ये बताइए कि कहीं ना कहीं पिछले जो जेपी मूवमेंट बार बार याद आ रहा है अन्ना आंदोलन के बाद कि किस तरह से उसका कल्मिनेशन, उसका जो अंजाम हुआ, उसकी परिणति जो हुई वही शायद अन्ना आंदोलन की हो रही है। जिस तरह से पिछले एक हफ्ते का डेवलपमेंट जो रहा है, तब भी जो है रिसीविंग एंड पर तब भी नुकसान में कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरा मूवमेंट हुआ, अभी भी ये मूवमेंट हुआ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी ने जो है शुरू किया या अन्ना आंदोलन ने शुरू किया और फायदा भरपूर जो मिला लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को मिला। फिलहाल आपकी जो रीडिंग है वो क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि अन्ना आंदोलन जो चला था उस समय पर जो भी गतिविधियां हुई वो पूरी तरह से भाजपा के द्वारा ही प्रायोजित थी। बीजेपी और आरएसएस ने पूरी तरह से उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से सपोर्ट किया और ये स्वाभाविक है कि हम सत्ताधारी दल थे और सत्ताधारी दल होने के नाते हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ उस चीज़ का। मैं आज पूछना चाहता हूं, क्या वो तमाम मुद्दे समाप्त हो गए? क्या काला धन वापस आ गया? आज क्यों नहीं आंदोलन होता? क्यों नहीं आज केजरीवाल जी रामलीला मैदान बुक कराते? पहली बात तो रामलीला मैदान बुक नहीं होगा, और बुक होगा तो फिर आज मोदी जी की सरकार है, दिल्ली पुलिस का क्या रवैया होगा वो दिल्ली की जनता देखेगी। खैर, मैं मुद्दों पर आना चाहता हूं। हमारे दोनों ही पार्टियों के जो साथी थे उन्होंने पूरी तरह से मुद्दे को भटका दिया। एक पार्टी वो है जो कैडर बेस्ड पार्टी अपने आप को कहती थी, पार्टी विद डिफरेंस कहती थी। उनके यहाँ पार्टी केजरीवाल से कोई जाता है तो अगले दिन प्रवक्ता बना दिया जाता है। कोई व्यक्ति जो पहले मोदी जी के खिलाफ भी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलता रहा, वो पार्टी में आता है तो उसको सीएम का कैंडिडेट बना दिया जाता है। मैं समझता हूँ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक मोदी जी की जो रैली हुई थी वो है। वो रैली जैसे ही फ्लॉप हुई थी तो बीजेपी के पंजे उखड़ गए कि किस तरह से इस चीज को संभाला जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर 10% इनका वोट बैंक गिरा है लोकसभा से अभी तक। झारखंड के अंदर 14% के करीब वोट बैंक इनका गिरा है। और अभी देखिए जो दिल्ली के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड का चुनाव हुआ, 61,000 वोटर वहां पर टोटल था। पार्टी केजरीवाल का 11% वोट गिरा है और 3% बीजेपी का गिरा है। आलोक शर्मा, आपने जो शुरुआत की अपनी बातचीत की वो इससे कि संघ परिवार और बीजेपी प्रायोजित ये पूरा आंदोलन रहा, लेकिन शीला दीक्षित ने भी फिलहाल जो कुछ दिनों पहले बयान दिया है उससे तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की काफी नजदीकी हो रही है। आरफा जी, देखिए कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नहीं है। ऑफिशियली उसकी स्टेटमेंट आ चुकी है। किसी पत्रकार ने एक सवाल पूछा, उसके एवज में उन्होंने जवाब दिया और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर उसका उत्तर और अपनी आधिकारिक बयान जो होना चाहिए था वो दे दिया। क्या वो खामोश स्वीकृति तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप खामोशी मत मानिए। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में मैं जो अंतिम वाक्य कहना चाहता था उस मुद्दे पर, हमारा 13% वोट बैंक बढ़ा है। आज दिल्ली की जनता देख रही है कि किस तरह से एक पार्टी कह रही है कि कुतुब मीनार के ऊपर लाल किला बना देंगे, दूसरी कहती है लाल किले के ऊपर कुतुब मीनार बना देंगे। और दिल्ली की जनता जानती है कि कांग्रेस ने धरातल पर, जमीन पर क्या क्या विकास कार्य किए थे। एक साल में आप देखिए इन्होंने 49 दिन में भागकर खड़े हो गए। केवल झुंझुना पकड़ाया, 50% बिजली का 3 महीने के लिए सब्सिडी देकर चले गए। बीजेपी ने, अभी हमारे साथी ने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि कंपनियों का वो होगा, ये होगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपने मैनिफेस्टो में 30% बिजली के दाम कम करने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आज तो दाम 20% बढ़ गए। फिर मोदी जी के बयान का क्या मतलब है? आपने कहा बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, उसके बाद क्या हुआ? आप देखिए आज नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स क्या कह रहा है कि 85% जो है वो क्राइम रेट दिल्ली का बढ़ गया पिछले 10 महीने में। आप ये भी कह रहे हैं, आपने बातचीत की शुरुआत में ये भी कहा कि जिस तरह का ये मूवमेंट है, अगर बीजेपी की सरकार है फिलहाल, और क्या हाल होगा? आपको लगता है कि जितनी लिबर्टी आपने दी वो ठीक नहीं था? मैंने नहीं कहा लिबर्टी दी, लिबर्टी देना जरूरी है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लिबर्टी मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव लिबर्टी दी है कि लोकतांत्रिक अधिकार किसी के भी उनका हनन नहीं होना चाहिए। आज कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? कालाधन का आ गया कालाधन वापस, उसके बावजूद कहीं पर भी एक झंडा क्यों नहीं उठता है? कहीं ना कहीं दमनकारी नीतियां जो है वो सामने आ रही हैं। संजय सिंह, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आलोक शर्मा ने उठाया है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वाकई जो मुद्दे थे वो कहीं नहीं गए हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि कोई भी मुद्दा अपने लॉजिकल एंड तक पहुंच गया है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि वोटर की हमारी याददाश्त जो है वो शायद कमजोर है, या अभी हमें परखना बाकी है जब तक कि वो वोट नहीं करता? मुद्दे सारे वही हैं, लेकिन जिस तरह से पिछली बार मुद्दों का जो है वो हमने देखा था, मुद्दों की वजह से इलेक्शन लड़ा गया। अभी फिलहाल जो शख्सियतें हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, उनका क्लैश नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण है पूछनी कि क्या वाकई अन्ना आंदोलन, जिसमें आम आदमी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो कि एक तरह से पॉलिटिकल रिवोल्यूशन माना गया, इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह से उसको कवर किया, क्या सब कुछ भूल गए आम लोग?
नहीं, देखिए मुद्दे ब्रॉड अगर सेंस में देखेंगे तो वो मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दे का वो जो स्वरूप था वो स्वरूप बदल गया है। जैसे बिजली का अगर इशू है तो बिजली के इशू पे अरविंद केजरीवाल पिछली बार वो पोल पे चढ़े हुए थे और वो एक स्नैपशॉट जो था लोगों के काफ़ी सारे उनके सपोर्टर्स, चाहने वाले या बहुसंख्यक वोटर्स के माइंड में गई थी। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मूवमेंट जो है, मूवमेंट में सामने एक विलन होना चाहिए जिसके प्रति आपका गुस्सा होता है, आक्रोश होता है और उसको लेकर के आप चलते हैं। सामने अब कोई है नहीं। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें गुस्सा नहीं है। पिछले बार का एक इनकम्बेंट के खिलाफ एक गुस्सा था जो कांग्रेस के खिलाफ उतर गया, वो चाहे असेंबली इलेक्शन में हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हो। इस बार के इलेक्शन में जिसे भी वोट मिलेगा वो पॉजिटिव वोट होगा। आम आदमी के खिलाफ अभी तक कोई गुस्से वाली बात नहीं, बीजेपी के खिलाफ वो है नहीं और कांग्रेस कंटेंशन में नहीं है, या कांग्रेस के खिलाफ जो गुस्सा था वो उतर गया, लेकिन लोगों के माइंड स्पेस पे कांग्रेस उस तरह से भी है। लेकिन संजय ये बताइए कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी की अगर स्थिति फिलहाल देखें, उसे लग रहा है कि नंबर 1, 2 पे हम नहीं आ रहे हैं जैसा अब तक लग रहा है। सरप्राइज हो जाए, हैरान कर दें हमें तो अलग बात है। तो क्या इस आंदोलन की जो उपज दोनों नेता हैं उनको दोनों जो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो खड़ा देखकर क्या कांग्रेस पार्टी दूर से सिर्फ देखना चाहती है कि देखते हैं क्या होता है, एक प्लेयर की हैसियत से नहीं नजर आती है? क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इधर कोशिश की है कि वो भी एक प्लेयर, मैं भी हूं वो इस चुनाव में। जैसे अगर अरविंद केजरीवाल ने कल ट्वीट किया डिबेट के लिए तो उस का जवाब किरण बेदी के बजाय अजय माकन ने दिया। वो स्वयं वो चीफ मिनिस्ट्रियल कंटेंशन में आ गए और उन्होंने कहा कि वो करना चाहते हैं। कांग्रेस फिर से वो पोस्टर्स या होर्डिंग्स बड़े अच्छे लेकर के आए, स्लोगन राइटर्स उन्होंने इस बार काफी अच्छे हायर किए हैं बाकी चुनाव से अगर देखेंगे। लेकिन क्या वो अपील, क्या वो कनेक्ट है? इशू इस चुनाव में ये है कि कांग्रेस कहाँ पे जाती है और इसके साथ आम आदमी का जो भविष्य है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। पोल प्रोस्पेक्ट जिसे कहते हैं, भविष्य तो शायद सही वो नहीं होगा। कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का बहुत सारा जो वोटर बेस है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी और एलआईजी एरियाज में, वो कॉमन है। अगर वहां पे कांग्रेस स्लाइड करती है, अपने आप को रोकने में जहां उनका वोट बेस है सक्षम नहीं होती, तो आम आदमी पार्टी गेन करती है। और इसके अलावा आपने बात ये भी कही थी कि जिस तरह से चुनाव को हमने देखा था, लोकसभा चुनाव को प्रेसिडेंशियल एक फॉर्म में तब्दील कर दिया था बीजेपी ने और दूसरी पार्टियों को भी साथ आना ही पड़ा और उसी ऑर्डर को सपोर्ट करना पड़ा। क्या दिल्ली में भी इस तरह का ऑर्डर सेट किया है? क्या आम आदमी पार्टी ने किया या फिर बीजेपी ने किया, प्रेसिडेंशियल बिल्कुल स्टाइल में जो तब्दील किया है? देखिए, बीजेपी का स्टाइल रहा था पहले कि वो प्रेसिडेंशियल स्टाइल में वो करते थे चुनाव, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में उन्होंने नहीं किया था प्रेसिडेंशियल स्टाइल में। जहां मोदी को सामने लेकर के गए थे वो भी फॉर्म प्रेसिडेंशियल का ही रखा था। यहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल बीजेपी से अगर कहीं स्कोर कर रहे थे तो कैंडिडेट के नाम पे। मैं आतिशी की एक बात से सहमत हूं कि वो जो कह रही हैं कि हमारा जो इस तरह का प्रोजेक्शन चला, बीजेपी शायद उस पर मजबूर हो गई। बीजेपी को एक काउंटर वो देना था, क्योंकि यहाँ पे उनका जो रेटिंग्स है, पॉपुलर रेटिंग्स या सर्वे जो आ रहे थे, बाकी चीजों में बीजेपी आगे थी। किरण बेदी को ला करके उन्होंने वो स्कोर इवन किया अरविंद केजरीवाल के साथ। और ये सवाल पूछ रही थी बीजेपी की चुनौती जो है वो चुनौती इन हाउस की है। अगर वो उसे करेक्ट करते हैं तो फिर वो कंटेंशन में, मतलब सत्ता के भागी जो वोट के लिए है वो तब्दील हो जाए, ज्यादा वो सक्षम हो जाएंगे। अमन सिन्हा, क्यों ना डिबेट हो जाए? क्यों अरविंद केजरीवाल जब चैलेंज कर रहे हैं तो क्यों जो है किरण बेदी पीछे भाग रही हैं? क्यों आपको लगता है ये किस तरह की नर्वसनेस है? कोई नर्वसनेस नहीं है, हमारा आत्मविश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी, आरफा जी, ये अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी की पार्टी है जो कि देश के ही नहीं विश्व के बेस्ट डिबेटर्स और ओरेटर्स माने जाते हैं। और जहाँ तक श्रीमती किरण बेदी जी का प्रश्न है, वो भी देश की जानी मानी शख्सियत हैं, दिल्ली की होने वाली मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल जी बहुत डेस्परेट हैं अपने आप को लोकप्रियता दिलाने के लिए, अपने आप को उनके समानांतर पोजीशन करने के लिए। लेकिन क्या इसके लिए इस फोरम का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर उन डिबेट करने की इतनी उनमें उत्तेजना है तो किसी भी साधारण कार्यकर्ता से कर ले, मुझसे कर ले डिबेट और फिर क्वालिफाई करें तो आगे चले जाएंगे। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ, रोज डिबेट्स हो रही हैं, रोज सब हम लोग हर एक इशू को एड्रेस कर रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि जनता के सामने पहले भी इन्होंने विजन रखा, आम आदमी पार्टी ने 2014 लोकसभा चुनाव में भी विजन रखा। क्या हुआ? दे वर मिजरेबली रिजेक्टेड। मैंने जो बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इलेक्शन डिपॉजिट फॉरफीट करने में। तो प्रश्न ये है कि दिल्ली की जनता जो इस तरह के डिबेट और ड्रामा से जो थक चुकी है, उब चुकी है, अब वो डिलीवरी चाहती है। नहीं, ये बात बताइए, अब वो एक्शन चाहती है और इसलिए जवाब दीजिए कि आप मानते हैं कि अपना वोट जो है अब इन सब व्यर्थ चीजों में वो अपना बर्बाद नहीं करेगी। बीजेपी आरएसएस प्रायोजित था जी, अन्ना आंदोलन बीजेपी आरएसएस प्रायोजित था, आप इस आरोप को मानते हैं? नहीं, ये
देखिए, आलोक जी अपने ओपिनियन के लिए फ्री हैं, ये जो भी कहना चाहें, पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अन्ना आंदोलन जिस मुद्दे पे हुआ, उस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने ही विश्वसनीयता के साथ डिलीवर किया। और हमारी बहन को शायद जानकारी नहीं है कि 2012 में ही हम लोग स्टेट लोकायुक्त एक्ट है उसको इनैक्ट कर चुके थे, और प्रेसिडेंशियल असेंट जो नहीं मिला हम लोगों को, उस समय कांग्रेस पार्टी थी केंद्र में, उस वजह से वो डिले हुआ। चलिए, समय मेरे पास बहुत कम है। आतिश, संक्षेप में ये बताइए, क्या वाकई जो संजय कह रहे हैं कि इस लड़ाई को इवन कर लिया किरण बेदी को लाकर, जो अब तक भारी लग रहा था आपके फेवर में? देखिए, वो मैं मान जाती अगर किरण जी डिबेट के लिए तैयार हो जाती, परंतु जो नर्वसनेस दिखा रही हैं, पहले उन्होंने एक दिन एक टीवी चैनल पे हाँ बोला, दूसरे दिन पलटकर ना बोला। उन्हें क्या आपत्ति है आके दिल्ली के मुद्दों पे बातचीत करने से? क्योंकि अगर आप ये देखिए, जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन फाइटिंग है, ये बीजेपी लेके आई है कि हम अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर करें। तो जब हमने डिक्लेयर किया है और बीजेपी ने भी डिक्लेयर किया है, तो आए उन्हें बातचीत करने दीजिए। दिल्ली के लोग चुनाव से पहले जानना चाहते हैं कि जो उनकी चीफ मिनिस्टर बनने वाली हैं, उनकी बिजली पर क्या राय है। चलिए, ठीक है। दूसरी बात, एक जो महत्वपूर्ण बात उसमें रह जाती है कि किरण जी ने खुद इन प्रेसिडेंशियल स्टाइल डिबेट्स की बहुत तारीफ की है इन द पास्ट, और कहा है भारत में होने चाहिए। ठीक है, आलोक जी, लास्ट वर्ड। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, देखिए, जो भी इस समय जो प्रचार चल रहा है वो केवल और केवल एक मुद्दे को लेकर चल रहा है कि मुद्दों से किस तरह से दिल्ली की जनता को भटकाया जाए। आप किरण बेदी हैं, आप IPS हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, आप ये नहीं बता रहे हैं कि डिलीवरी की बात बार बार हो रही है। 8 महीने से केंद्र की सरकार दिल्ली में काबिज है। 8 महीने में आपने क्या डिलीवर किया है? क्या 360 गांव का कोई भला हुआ है? क्या बिजली सस्ती हुई है? क्या मुनक कैनाल से पानी ओवरफ्लो हो रहा है? क्या दिल्ली के अंदर हवा प्रदूषित ज्यादा नहीं हुई है? क्राइम रेट नहीं बढ़ा है? दिल्ली के अंदर आपने क्या किया है? क्या डिलीवर 8 महीने में हुआ है? दूसरा, 8 साल में कॉर्पोरेशन ने क्या डिलीवर किया है? आप कॉर्पोरेशन के तीनों मेयर, अब आप सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए आप। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आप तीनों मेयर का फोटो लगाइए ना, आप अपने तीनों मेयर के नाम पर वोट मांगिए ना। मोदी जी फेल, ओबामा जी फेल, अब किरण बेदी जी को ले आए आप। अरे दिल्ली के मुद्दों पर लेकर आइए ना, दिल्ली में आपने क्या किया? आखिरी वाक्य। हाँ, देखिए, क्या डिलीवर किया। हमारे मित्र पूछ रहे थे, आज 0 इन्फ्लेशन है। कांग्रेस के समय में डबल डिजिट इन्फ्लेशन था। 0 करप्शन है। कांग्रेस के समय में क्या करप्शन था? पाकिस्तान में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो हैं उनको रेगुलराइज कर दिया गया। देखिए, अब समाप्त हो गया। मैं माफी चाहती हूँ, कार्यक्रम मुझे समाप्त करना होगा। लेकिन जनता जो है सवाल पूछ रही है जरूर कि अन्ना आंदोलन जिसमें आम जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या वाकई जिस तरह से उनके जो प्रोडक्ट्स निकले हैं, जो उपज है आंदोलन की, वो अलग अलग राजनीतिक दलों में जो अपनी जगह पा रहे हैं, क्या वाकई यही कल्मिनेशन है? क्या वाकई यही अंजाम होना था अन्ना आंदोलन का? इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।